गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ललित स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान पर। बेटा मैं 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो 10th का पहला चैप्टर है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटा, 6 से लेकर 10 तक पहला चैप्टर हमेशा एक नंबर सिस्टम के ऊपर ही रहा है। तुमने कभी भी देखा हो तो पहला चैप्टर हमेशा एक नंबर सिस्टम का ही होता है। तो रियल नंबर यानी वास्तव में जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इसका आइडिया तो 9th क्लास में दिया गया था, अगर सही से तुम्हें याद हो। अगर नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ और वहीं से स्टार्ट करेंगे कि रियल नंबर आखिर है क्या, कहाँ से है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे और क्या क्या हमें करना है। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर के लिए मैं पहले एक नंबर लाइन बना देता हूँ। नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पे हम मान लो खड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, राइट साइड में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इस साइड जो संख्याएं चलेंगी वो -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक रहेंगी। तो 9th क्लास में जब तुम्हें समझाया गया था तो किस तरीके से बताती थी एनसीईआरटी, बताता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक थैला है और तुम नंबर का एक कलेक्शन स्टार्ट करने वाले हो। तो हमारी आदत होती है कि हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं, साधारण चीज़ें। हम क्या करेंगे, नंबर को उठाएंगे, हमने 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, इस तरीके से सारे इन्फिनिटी तक एक कलेक्शन तैयार कर लिया और उस नंबर के कलेक्शन को मैंने इस थैले में डाल लिया। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो मेरे पास नंबर कलेक्ट हुए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो मेरे पास नंबर का कलेक्शन बना, उसे मैंने कहा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिसे हम n से दिखाते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है बेटा, अब जिस पे हम खड़े हुए थे 0 एक रेफरेंस है बेटा, हमेशा 0 से ही क्यों कंसीडर करते हैं। मान लो मैं अपने घर से कहीं के लिए निकला, मैं कहता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर या 10 मीटर चल के आया हूँ, मतलब जो मेरा घर था उसको मैंने 0 पे माना था। ठीक है, ये 0 एक रेफरेंस है। हम कहीं सामान लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 किलो 5 किलो जो भी सामान चाहिए होता है तो 0 से मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि 0 एक रेफरेंस है। तो रेफरेंस से हम जब पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती हैं, नंबर इंक्रीजेस। यानी कि नंबर जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे, यानी कि संख्याएं बढ़ती हैं, संख्या बढ़ती है। ठीक है बेटा, लेफ्ट में जब हम चलेंगे, अब मेरे पास जो कलेक्शन हुआ वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, जिसे मैंने नेचुरल नंबर कहा। यदि मैं इस 0 को भी उठा के इसी में डाल लेता तो मेरे पास कलेक्शन क्या हो जाता, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर के सेट को यानी कलेक्शन को मैंने क्या कहा, इसे हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है बेटा, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो कलेक्शन तैयार हुआ हमारे पास, उसे हमने क्या कहा, होल नंबर्स, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। अभी संख्या रेखा पे कुछ और बाकी है? हाँ बाकी है, नेगेटिव संख्या बाकी है। चलो इन संख्याओं को भी हम उठा के अब अपने कलेक्शन में करते हैं कंप्लीट और डाल लेते हैं इस थैले में। तो -1 -2 अप टू इन्फिनिटी जब हमने सारे कलेक्शन कर लिया तो इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक के जो नंबर मेरे पास कलेक्ट हुए, इन नंबर्स को हम नाम देते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है बेटा, अब ये कलेक्शन तैयार हो गया हमारे पास। क्या अभी और कुछ नंबर बाकी हैं? हाँ बाकी हैं। कुछ ऐसी संख्याएं जो कि P/Q के फॉर्म में होंगी, बटे वाली, जैसे 1/2 1/3 और 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या जिन्हें कहते हैं। अच्छा, ये हमने 9th में सीखा था कि भाई 2 नंबर के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं। तो इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, जितने मर्जी निकाल लो।
तो अब जो हमारे पास नंबर का कलेक्शन बना है वो है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बस q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? यस, रैशनल नंबर है, इसके बट्टे में जीरो लगा, 1 लगा दो। कोई माइनस में अगर संख्या दे दे उसके बट्टे में 1 लगा दो, प्लस की कोई संख्या हो उसके बट्टे में 1 लगा दो। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि सारे नेचुरल नंबर या सारे होल नंबर या सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, बस एक नीचे 1 पुट करना होता है। अब कुछ बाकी बचा, अब भी कुछ बाकी है। कुछ रूट की संख्याएं या फिर जो इस नंबर लाइन पे हमारे ऐसी संख्याएं होंगी जो अंडर रूट में आएंगी या जो रिपीट हो रही होंगी, जिन्हें रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जो p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। यानी कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में आए, कोई भी अंडर रूट में एक नंबर हो सकता है, या ऐसी संख्याएं जो खत्म भी ना हो रही हो और रिपीट भी ना हो रही हो। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी कि जितनी भी संख्याएं थी उन्हें हम रैशनल नंबर कह सकते थे, बाकी बची हुई को इरेशनल कह सकते थे। यानी कि सारे कलेक्शन में हमारे पास यही दो संख्याएं बन जाती हैं, क्योंकि इनको तो सबको मैंने रैशनल नंबर के फॉर्म में पुट कर दिया था, है कि नहीं? जितनी भी संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सभी संख्याओं को मैं रैशनल नंबर कह सकता हूँ, यानी परिमेय संख्या कह सकता हूँ। बाकी की जो बची वो इरेशनल नंबर होगी। यानी कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इन्हीं दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है और हमें यही पढ़ना है। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तव में जो संख्याएं होती है, तुम कुछ भी सोचो। मैंने सोचा अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर, मैंने सोचा अंडर रूट 2/3 इरेशनल नंबर, मैंने सोचा 2 × 4 रैशनल नंबर, मैंने सोचा 17 रैशनल नंबर, हमने सोचा 17 अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो दो ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इन सबको कंबाइंड करके हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारे नंबर्स का कलेक्शन था। नोट कर लो, अगर कुछ करना है तो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। कर लिया? चलो अब आगे। अब हमारे जो नंबर्स थे यानी कि रैशनल और इरेशनल, इन्हीं नंबरों के साथ हमें क्या है? अपने चैप्टर की शुरुआत करनी है। इसी को कहा जाता है रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये क्या था? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। ठीक, ये दोनों नंबर के कलेक्शन को हमने रियल नंबर कहा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ ये भी करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात करता हूँ कि मान लो मेरे पास दो नंबर हैं। ठीक है, एक मेरे पास 74 है, ठीक है, और एक मेरे पास 28 है। इसके मैं फैक्टर करता हूँ। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। इसके बाद 37 कैसा नंबर? एक प्राइम नंबर। अच्छा चलो, ये तो मैंने बताया नहीं कि प्राइम और को प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। इन्हीं नंबर की कैटेगरी में 4 नंबर को हम जानेंगे। सबसे पहला कंपोजिट नंबर्स।
क्योंकि टर्म बार बार रिपीट होंगे, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसे नंबर जो दूसरी संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। यानी कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से भाग हो जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे 4, 10, 15, 22, 36 ऐसे एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। दूसरा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही संख्या से डिवाइड होते हैं, यानी अपने आप से डिवाइड होते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो अपने आप से ही डिवाइड हो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 11, 13, 17 एक्सेट्रा। 2 जो होता है हमारा, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और साथ ही साथ ये इवन भी है। बाकी के यानी सम संख्या, बाकी की जितनी भी संख्या मिलेंगी तुम्हें वो सब की सब कैसी मिलेंगी? ऑड नंबर मिलेंगे। तो सिर्फ 2 ऐसा है जो सम संख्या होने के साथ साथ एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2। अब 1 को हम इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो चलिए 2 फैक्टर और मल्टीपल इनके बारे में बात करते हैं। मिटा दूं? ठीक है, देखो देखो बेटा, 2 चीज होती हैं, एक फैक्टर यानी कि हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, और एक होता है मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, मान लो मैंने लिख लिया 18, तो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे? जिन जिन से डिवाइड हो सकता है, किस किस से हो सकता है? 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, और 18 अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर जरूर होता है, अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी दी गई संख्या किन्हीं चुनिंदा संख्याओं से डिवाइड हो पाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं कि भाई जो फैक्टर्स होते हैं हमारे वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं से नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, कुछ लिमिटेड संख्याएं होंगी जिनसे 18 यानी 18 डिवाइड होगा। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है इसका गुणज, यानी इसकी टेबल पढ़ते जाओ, 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये लिमिटेड होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार गुना कर दो इनको, करते चले जाओ, करते चले जाओ, होते चले जाइए, ये अनलिमिटेड होते हैं। ये फैक्टर्स या तो संख्या के बराबर होंगे या संख्या से छोटे होंगे, यानी कि दे आर, यानी फैक्टर्स कैन बी इक्वल टू और लेस देन द नंबर, यानी कि संख्या से या तो ये छोटे होंगे या फिर उसके बराबर हो सकते हैं। लेकिन जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर्स, यानी कि या तो ये नंबर के बराबर होंगे या नंबर से बड़े होंगे।
ठीक है भाई, इनको क्यों बताया गया, चलो ये भी देखते हैं, क्योंकि हम आगे बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो इसका फैक्टर 1 भी है, तो 1 सभी का फैक्टर होता है, इसीलिए हम 1 को ना तो कंपोजिट नंबर लेते हैं और ना ही प्राइम नंबर में कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। तो सबसे कंपोजिट छोटा कौन सा कंपोजिट नंबर होगा, देखो 2 गया, 3 गया प्राइम में, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा बचा, 4। 4 के बाद 6, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, मिटा दूँ, ठीक है। अब देखिए कहाँ यूज है इसका, कैसे यूज होगा ये भी बताता हूँ। एक थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अर्थमेटिक। ठीक है, ये क्या कहती है, ये अलजेब्रा भी कह सकते हैं, छोड़ो अलजेब्रा। ये क्या कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी factorize in the terms of its prime factors। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 24, एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन 24। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 24 के फैक्टर करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 and 3 3। तो 24 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 2। 2 क्या नंबर बताया था मैंने, प्राइम नंबर, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर को मैंने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रूफ सॉल्व कर दिया, लिख दिया। यानी कि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। ये यूनिक होते हैं, हमेशा छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, ये यूनिक होते हैं। एनसीईआरटी यही कहती है कि भाई ये एक यूनिक होते हैं। ठीक है, इसको मैं पावर्स में भी लिख सकता हूँ, 2-3 बार रिपीट है तो 2 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है फैक्टर्स को। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे कि भाई इसका यूज़ कहाँ है, क्या करेंगे मैं इनका, क्यों लिखा हमने ऐसे, और एलसीएम और एचसीएफ था क्या, हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा था कि एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो उनका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करेंगे उनको। ठीक है, देखते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मेरे पास 2 नंबर हैं, एक है 12 और एक है 18। ठीक है, अब 12 के जो फैक्टर थे जिससे डिवाइड हो सकता है, इसके फैक्टर्स थे, फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। और अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 6 और 9 एंड 18। ठीक है, तो एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। यही है हमारा एचसीएफ, इसी को कहा जाता है एचसीएफ। ठीक है, अब इसके मल्टीपल की बात करते हैं। तो यदि मैं मल्टीपल की बात करूं
तो 12 के जो मल्टीपल होंगे 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। और 18 के जो फैक्ट मल्टीपल होंगे वो हो जाएंगे 18, 36, 54, 82, 72 और 90। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल दोनों के मल्टीपल ये रहे। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 इसमें है, उसमें नहीं है, 24 इसमें है, उसमें नहीं है, 36 ये रहा, ये रहा। तो ये होता है हमारा एलसीएम 36। ठीक है, ये है हमारे एचसीएफ और एलसीएम। अच्छा, अब हम इसे कैसे करते हैं, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइज सीखे हैं तो इसका यूज करेंगे हम। देखो मिटा दूं, ठीक, देखो मान लो यही नंबर ले रखे हैं मैंने दोबारा। क्या नंबर थे, एक 12 था और एक 18 था। 12 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 इंटू 3। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। जब भी हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हमें मिनिमम पावर उठानी है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ 2 भी है, उसमें भी है, इसमें 3 है, उसमें भी 3 है, तो 2 और 3 लिख लिया और उनकी मिनिमम पावर लिखनी है। मिनिमम यहाँ कितनी है, इसकी 1 है, 1 रहेगा। इसकी यहाँ 3 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 ले लिया, तो कितना आ गया 6। क्या ये सही है, यही है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ को क्या लिखते हैं कि मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर कॉमन फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स थे हमारे, उन कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर जो होगी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। लाइकवाइज एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे 2 और 3 ही दिखाई दे रहा है सिर्फ। यदि उसमें कुछ और भी होता, 5 भी होता फैक्टर, तो वो भी लिख लेते, यानी सभी फैक्टर्स को लिखेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर उठाएंगे। यहाँ पे 2 है, यह 3 की पावर में मैक्सिमम 2 है, तो ये हो गया 4 इंटू 9 यानी 36। क्या यही आ रहा है? ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स की जो भी हमें पावर दिखेगी मैक्सिमम, उसको हम लिख लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एलसीएम। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ से, मान लो मैं इन संख्याओं को गुणा करता हूँ, यानी कि अगर मैंने मान लिया ये ए नंबर था और ये बी नंबर था, तो मैंने ए इंटू बी करके देखा। ठीक है, तो 12 उन्हें 18, ठीक है, 18 दूना 36, 3, 18 एकम 18 और 1 3 21, 216 आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके। चलो एक चीज़ और देखो, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो कितना आएगा, 36 इंटू 6, 6 6 36, 6 3 18 3 21, 216 ही आया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और इजाजत हो जाता है, नोट कर लो, मिटाता हूँ फिर। यहाँ से एक और फॉर्मूला तैयार होगा हमारे पास, मिटा दो। चलो देखो, यहाँ से हम एक फॉर्मूला ये बना देते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B। ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM और HCF। वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है,
अब ये यूज़ कहाँ करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मिटा दूँ, मिटा दूँ, चलो देखो। देखो बेटा, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन में पता नहीं चल पाता बच्चों को कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मान लो एक पार्क है और पार्क में दो फुहारे लगे हुए हैं, ठीक है। एक हर 3 मिनट बाद चलता है और एक हर 4 मिनट बाद चलता है, ठीक है। एक बंदा आता है यहाँ पे गार्ड, और वो आके 7 बजे दोनों फुहारों को चालू कर देता है, ठीक है। ये हर 3 मिनट बाद चलता रहेगा, यानी कि इसके अपने मल्टीपल चलते रहेंगे। अभी अभी बताया था ना मल्टीपल, 3 3 3 3 3 हुआ। तो पहली बार चलेगा ये 7 3 पे, फिर 7 6 पे, फिर 7 9 पे, फिर 7 12 पे, फिर 7 15 पे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये हर 4 मिनट बाद चलेगा। पहली बार चलेगा 7:04 पे, 7:08 पे, 7:12 पे, 7:16 पे, 7:20 पे, ऐसे। अब क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले कि पहली बार ये दोनों के दोनों एक साथ कब चलेंगे, कितने बजे चलेंगे, यदि फुहारे को हमने 7 बजे ऑन किया हो, तो साफ साफ दिख रहा है कि 7:12 पे ये भी चल रहा है और 7:12 पे ये भी चल रहा है। तो यानी इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल और लीस्ट मल्टीपल को मिलाया तो क्या बना, एलसीएम। तो ऐसे केस में हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 आया, और उसी को हमने लिखा कि एट 7 12 बोथ, ठीक है, विल रन टुगेदर, दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी कैसे बताती है। एक और एग्जांपल, मान लो एक पार्क है, पार्क में 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया। एक बच्चा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेता है और दूसरा बच्चा एक चक्कर लगाने में केवल 6 मिनट का टाइम ले रहा है, या छोड़ो 12 मिनट का टाइम ले रहा है। तो हमने पूछा कि जब वो एक जगह से स्टार्ट करेंगे तो बाद में वो, यदि वो एक साथ रेस स्टार्ट करते हैं तो कितने मिनट बाद वो एक ही जगह पे मिलेंगे दोबारा। तो भाई ये अपने मल्टीपल से चल रहा होगा, 18 36 54 72 90 ऐसे ऐसे चल रहा होगा। इसी तरीके से ये भी अपने मल्टीपल के साथ चल रहा होगा, 12 36 12 24 36 48, इस तरीके से। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, दोनों के मल्टीपल मिलने चाहिए ना, हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा दोनों का, 12 और 18 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 18 के फैक्टर कर लो, 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 गुना 3 की पावर 2। 12 के फैक्टर कर लो, 2 गुना 3, यानी 2 की पावर 2 गुना 3। क्या कहा गया था कि एलसीएम जो भी फैक्टर होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 9, 36 मिनट बाद वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। समझ में आया। अब एनसीईआरटी में ऐसे भी क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारे एलसीएम के एग्जांपल। तो एचसीएफ कहाँ लिया जाएगा, जब भी तुमसे पूछ ले मिनिमम कि भाई कितना मिनिमम होना चाहिए, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ। एग्जांपल देते हैं, मान लो हमारे पास 3 बर्तन हैं, ठीक है, और 3 बर्तनों में दूध है, ठीक है। एक में है 20 लीटर, एक में है 15 लीटर और एक में है 10 लीटर। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बर्तन हो जो इन सब को पूरा पूरा नाप दे, ठीक है। पूरा पूरा नापने का मतलब इसका भी फैक्टर होना चाहिए, वो इसका भी फैक्टर होना चाहिए, इसका भी फैक्टर। और वो क्या होता था,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी का होता है फैक्टर कॉमन, इसका भी इसका भी इसका भी, तो इस केस में क्या निकालेंगे हम, HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 10 क्या दे रखा था हमें 10, तो 2 गुना 5 हो गया। 15 दे रखा था हमें, 3 गुना 5 हो गया। 20 दे रखा था हमें, तो हो गया 2 गुना 2 गुना 5। तो सभी के अंदर एक ही फैक्टर कॉमन है, तो HCF कितना आ जाएगा, वो बर्तन कितने लीटर का हो जाएगा, 5 लीटर का बर्तन होगा, जो पूरा पूरा इन सभी को नाप देगा। इस केस में हम क्या करेंगे, HCF लेंगे। चलो ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि भाई एक मिठाई वाला है, उसके पास 2 टाइप की मिठाई है, तो कैसे ढेरी बनाए कि दोनों के दोनों, मतलब दोनों कंबाइंड होके वो सेम नंबर की मिठाइयाँ उसमें हो। तो हम क्या लेंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर होने चाहिए ना, दोनों में बराबर बराबर होने चाहिए हर बार। तो हम क्या लेंगे वहाँ पे, HCF लेंगे। अच्छा, कोई पूछ ले कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तुम्हें, हाइट लेंथ ब्रेड्थ सब दे रखी है, और कहते हैं कि बताओ भाई मिनिमम टेप कितनी होगी जो इनको पूरी पूरी नाप दे, ना कम पर नीचे ना ज़्यादा। अगर मैंने यहाँ टेप मेजर की तो इस कमरे की ये लंबाई नाप ली, इस पर भी पूरी टेप बैठी, इस पर भी पूरी टेप बैठी, यानी कि सब में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे में क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। यानी कि HCF मिनिमम की जहाँ भी बात आ जाए, जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि भाई 512 बंदों का बैंड है, वो 512 बंदों को रैली करनी है, 36 बंदों का बैंड है, और सबके बराबर बराबर कॉलम बनने चाहिए, मतलब ऐसे बराबर बराबर लोग होने चाहिए। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, HCF कॉमन फैक्टर, सभी में बराबर बराबर हो। तो कहाँ LCM कहाँ HCF निकाला जाता है पता चल गया। चलो अब थोड़ा और देखते हैं, मिटा दो मिटा दो। चलो देखो, देखो मान लो क्वेश्चन दे दिया हमें ऐसे, एक संख्या दे रखी है हमें x² y z, और b दे रखा हमें xy² z², ठीक है, या z दे ही रखा, छोड़ो। वो कहता है फाइंड HCF और फाइंड LCM। तो HCF मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी कॉमन फैक्टर है, मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है x और y, और दोनों की मिनिमम पावर x की एक है y की एक है, बस यही HCF हो गया। LCM जितने फैक्टर हैं सब लिख लो, मुझे x भी नजर आ रहा, y भी नजर आ रहा, z भी नजर आ रहा। अब इनकी मैक्सिमम पावर उठाओ, x की 2 नजर आ रही है, y की 2 नजर आ रही है, z तो एक ही है, ये इसका LCM हो गया। और देखो, यदि मान लो तुम्हें ऐसे दे दे 3/2 4/5 और 6/7, और कह दे कि बताओ इसका HCF क्या होगा, LCM क्या होगा। जब HCF पूछेगा, ठीक है बेटा, तो HCF क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं उनका HCF लिया जाता है, ठीक है, और नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं उनका LCM लेते हैं। जैसे कि 3 के फैक्टर 3, 4 का फैक्टर 2 और 2, और 6 का फैक्टर 2 और 3। क्या इनमें कुछ कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF कितना आ गया, जब कुछ भी कॉमन ना हो रहा हो तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, ठीक है, 1 आ गया HCF। नीचे वाली संख्याओं का LCM लेना है, 2, 5, 7 सारे ही प्राइम नंबर हैं, इनके फैक्टर कुछ नहीं, यही रहेंगे सेम। तो LCM क्या आ जाएगा, इनका मल्टीपल, 7 5 35 दूनी 70, इतना आ गया HCF। यदि LCM निकालना होता तो हम क्या करते, तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM लिया जाता। अब LCM के लिए 3 का फैक्टर 3 है, 4 के फैक्टर 2 गुना 2 है, 6 का फैक्टर 2 गुना 3 है। तो LCM क्या आ जाएगा इसका, LCM आ जाएगा, जो भी दिखाई दे रहा है उसको लिख लो, 2 और 3 ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है और 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। तो LCM क्या आ गया, 2 दूनी 4 3 12, और नीचे वालों का HCF, सारे ही कंपोजिट नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो LCM कितना आ गया इसका, 12।
ठीक है बेटा, इस तरीके से किए जाते हैं, नोट कर लो। ठीक है, हो गया। देखो आगे, क्वेश्चन तुमसे ऐसे दे, चलो देखो क्वेश्चन नहीं, पहले एक पॉइंट देखो। मान लो मैं 1 को 10 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है 0.1। अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 0.01, 1000 से डिवाइड करूँ तो 0.01, 0.001। ठीक है, इतना आएगा। यानी कि अगर किसी भी तरह डिनोमिनेटर में ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाली को डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर कहे। यदि डिनोमिनेटर में तुम्हें ऐसे फैक्टर नजर आ रहे हैं जो 5 और 10 के हैं, तो 100% संख्या क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और अगर ऐसे फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो भाई 10 के फैक्टर, यदि मैं इस 10 को देखूं तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 5। और इसकी अगर मैं पावर n कर दूं तो इसकी पावर n और इसकी पावर n, होगा कि नहीं होगा। मान लो मेरे पास कोई संख्या है, ठीक है, जैसे 4 की पावर n, ठीक। अब वो कहेगा कि n की किसी पावर के लिए क्या इस संख्या की यानी 4 का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। तो भाई देखो 4 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 4 के जो फैक्टर होंगे वो 2 × 2 होंगे। कितने हैं, 2 × 2। क्या इसमें कोई भी फैक्टर 5 का आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 5 का फैक्टर होता तो लास्ट में 0 आ रही होती, क्योंकि इसके फैक्टर में 4 नहीं, 5 नहीं है, तो ये कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं 0 के साथ। यानी कि सिंस द फैक्टर्स ऑफ 4 की पावर n does not contain 5 as a factor, so it does not end with 0 for any value of n। n की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी 0 से इसका एंड नहीं होगी। समझ में आया, नोट कर लो, मिटा दो, मिटा दो। चलो आगे देखो, मान लो एक एक नंबर में क्वेश्चन कैसा आ जाता है, वो तुमसे कहेगा ऐसे, एक ट्री बना हुआ होगा ऐसे, जैसे कि मैंने दे दिया 50 to 25, यहाँ पे 5, और यहाँ पूछ लेगा बताओ क्या है। तो भाई फैक्टर क्या होते हैं, 2 से फैक्टर करा तो 25 आया, 5 से फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से वो ट्री बना के देगा तुम्हें। ठीक, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि उस संख्या को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि 400। ये हो गया, कहेगा फाइंड x, y, z एंड p। फैक्टर से पता चल रहा है, 2 से फैक्टर किया 200, इसको किससे डिवाइड करा होगा, जो 100 आया, डिवाइड कर तो 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। 100 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आएगा 50।
50 में से 2 से डिवाइड किया होगा तो 25 आया होगा, और 25 को 5 से डिवाइड किया होगा तो यहाँ क्या आएगा 5। इस तरीके से ग्राफ आ जाता है ट्री बनाने के लिए। ठीक है, मिटा दे, मिटा दो। चलो देखो भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब तुमसे जो फॉर्मूला बताया था मैंने, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, उसमें 2-3 संख्या दे सकता है। हो सकता है 2 संख्या दी हो, LCM दिया हो, HCF पूछ लेगा। हो सकता है LCM और HCF दे दे, एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछ ले। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से फैक्टर दे देता है कि भाई 7 इंटू 8, 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू या 7 इंटू 11। प्रूव दैट दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, देख लेते हैं। जब भी कभी ऐसा है तो जो भी कॉमन फैक्टर हो दोनों में उसे बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचेगा, 2 and 3 प्लस 11 बचा, तो 2 7 2 3 6 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 17। 7 इंटू 17 कैसा नंबर है ये, कंपोजिट है या फिर प्राइम है? ये प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, ये प्राइम है। अगर फैक्टर और बनते हो और कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहाँ मान लो यहाँ 7 रुक जाता, या यहाँ 12 होता, या कुछ भी ऐसा नंबर आता जो फैक्टर होता किसी का, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मिटा दो बेटा। अच्छा, अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, मान लो मेरे पास अगर मैं कहूँ कि 9 है और उसे 2 से डिवाइड करना है, तो तुम क्या करोगे, 9 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 4 जा 8, बचेगा 1। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता था, जो क्वेश्चन आता था उसे पहले लिखते थे, जो रिमाइंडर होता था उसे ऊपर लिखते थे, फिर उसे नीचे लिखते थे, या फिर हम और कैसे लिखते थे कि जब क्वेश्चन आया वो इनटू डिवीजर, ठीक है, प्लस 1 जो है। अब इसी तरीके से अगर मैं संख्या को a मान लूँ, ऊपर वाली को, और नीचे वाली को b मान लूँ, जो डिवाइड कर पाया उसे q मान लूँ, और जो रिमाइंडर बचा उसे r मान लूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a डिवाइडेड b इज इक्वल टू क्या होता है भाई, a को b से डिवाइड करेंगे, ये b था ना, तो लिखेंगे b इंटू क्यू प्लस r, और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि r इस नंबर से छोटा ना हो जाए। यदि मान लो यहाँ बड़ी संख्या आ रही होती तो हम 2 का पहाड़ा आगे भी पढ़ते। ठीक है, तो r इज लेस देन b, हमेशा ये याद रखना। और यही बात यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कही थी। लेमा का मतलब होता है किसी बात को कहना, और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम उसको रिप्रेजेंट करना कि हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि a डिवाइडेड बाय b, या यूं कहो कि a डिवाइडेड बाय b, देन इट कैन बी रिटन एज कि a इज इक्वल टू, जो नंबर है उसको कैसे लिखा जा सकता है, ये हमारा क्या था, नंबर ही तो था भाई। a डिवाइडेड बाय b करा तो मेरे पास क्या आया, a निकल के इसके बराबर आया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि b जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, a बराबर हो जाएगा b इंटू क्यू प्लस आर। पहली बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा b से। ठीक है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और हमेशा इससे छोटा होगा b से, यानी ये हो सकता है। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है, करा कैसे जाता है, देखो मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं 36, HCF निकालेंगे इससे हम। ठीक है, 36 है
और हमारे पास 90 है और एक है 15। ठीक, या दो ही संख्या ले लेते हैं पहले। ठीक, हम कैसे लिखेंगे, तो साइड में कर लेते हैं कि 90 को डिवाइड किया जाएगा 36 से। ठीक है, 2 बार जाएगा 72, बचा कितना 8 1। फिर इस 36 को जैसे इससे छोटी संख्या आगे आगे तो डिवाइड होगी नहीं, अब इस 36 को यहाँ लिखेंगे। 36 ले आए हम यहाँ पे, तो 18 दूनी 36। तो हमने कैसे लिखेंगे इसको कि हमने संख्या ली a, भाई जिसको डिवाइड किया जा रहा था उसी को लिखते थे a, फिर किससे डिवाइड करते थे 36 से, कितनी बार गया था 2 बार गया था, प्लस रिमाइंडर कितना आया था 18 आया था। फिर हमने क्या लिया, ये वाला 36 लिया, फिर किससे डिवाइड किया 18 से किया, 2 बार किया, रिमाइंडर 0 आया। जहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं HCF। HCF कितना हो गया 18, ये हमारा HCF आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो 2 संख्या है, हो सकता है 3 नंबर दे दें। मिटा दें, एक 3 नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इससे रिलेटेड। आज जो भी कराया मैंने इसका बेसिक बताया कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। मिटा दो, देखो मान लो अब मेरे पास जो संख्या है वो 3 संख्याएं हैं, जैसे 36 90 और 15। ठीक है, 3 संख्याएं हैं हमारे पास, इसका मैं HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो भाई हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या लेंगे, डिवाइड करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 15, 15 से 90, ये तो पूरा पूरा कटेगा, तो पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 90 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 6 प्लस 0। तो इसका HCF तो 15 आएगा इसके अकॉर्डिंग। अब जो आया डिवाइड करके उसके फैक्टर करने हैं दूसरे के साथ, यानी 15 और 36 को लेना। अब क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 दूना 30, 6 बचा, ये 15 नीचे आएगा, 6 दूनी 12, 3 बचा, फिर ये 6 नीचे आएगा, 3 गुना 6 0। ये हमारा HCF, जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही HCF है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये 36 लिया था, 15 से डिवाइड किया था 2 बार में, रिमाइंडर बचा 6, फिर 15 लिया 6 से डिवाइड किया 2 बार में, रिमाइंडर बचा 3, फिर 6 को लिया डिवाइड किया 3 से, 2 बार गया, रिमाइंडर बचा 0। तो HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 36 19 एंड 90 इज इक्वल टू 3। ये हमारा HCF। और बेटा सही है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो मैंने तुम्हें बताया ये सब बेसिक था इसके बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसी के क्वेश्चन और लेकर आएंगे और इसी के आगे हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।